हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी। साझेदारी का ये एक ही वीडियो होगा क्योंकि साझेदारी के जो एस डी यादव मैथ्स जो बुक है उसमें 20 क्वेश्चंस दिए हैं सिर्फ। ठीक है, तो हम इसी वीडियो में 20 क्वेश्चंस टोटल कवर कर लेंगे, मतलब एक ही वीडियो बनेगी ये साझेदारी पे। ओके, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये और 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। देखो 3 व्यक्ति है, पहले व्यक्ति ने 600 रुपये लगाए, दूसरे ने लगाए 800 रुपये, तीसरे ने लगाए 1000 रुपये। ठीक है, तो मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो मुनाफा होता है, जो फ़ायदा होता है जितने भी रुपए का, वो हमेशा इनकी पूंजियों के अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, पूंजियों के अनुपात में। ये पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। बस इसको सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। यहाँ पर ये लाभ आ गया, इनका लाभ का रेशो है ये। ठीक है, तो 3 और 4 7 और 5 12। हमारे हिसाब से इनका जो लाभ है तीनों का, ये फर्स्ट वाले का, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का, तो ये है 12 और वो बोल रहा है कि 480 है। तो एक किसकी वैल्यू हो गई? 40 की। 12 चौक 48 होता है ना। 1 40 की वैल्यू है तो पहले व्यक्ति को कितना लाभ होगा? पहले व्यक्ति को कितना है? 3, मतलब 3 की वैल्यू हमें निकालना है। तो 3 चौक 12, 120 रुपये का लाभ होगा उसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9000 और 10,500। देखो मैं एक चीज़ बता दूं, ये टाइपिंग हमारे द्वारा ही की गई है। ठीक है, तो कहीं कहीं कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, तो आप उन पे ध्यान न दें। जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुने। ठीक है, तो एक व्यवसाय में 2 साझेदार हैं। एक ने लगाए 9000 रुपये, दूसरे ने लगाए 10,500 रुपये। और यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6500 का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदारी को कितना मिलेगा। मतलब दूसरे वाले को कितना लाभ हुआ इस 6500 के लाभ में, और उन्होंने इतने रुपए लगा करके एक जो बिजनेस शुरू किया था। ठीक है, तो पहले वाला ये है, ये दूसरे वाला है। ठीक है, तो पूंजी का अनुपात ये है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अभी ये 3 से कट जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 से काट दो, 3 तिया 9, ये 0। ठीक है, 5 से काट दो इसको, 5 छंग 30, 5 से तो 35, 6 और 7 आ गया ये। यहाँ पर पूंजी का निवेश ये है और वहाँ पर प्रॉफिट इतना दिया है, तो ये जोड़ दो, 6 और 6 12 और 1 13। यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट है वो 13 का है। ये प्रॉफिट के रेशो में मानते हैं हम इसको। ठीक है, और वो बोल रहा है कि 6500 है। 13 हो गया 6500 की वैल्यू, तो एक किसकी वैल्यू होगी? 500 की, क्योंकि 13 से ये 5 बार कटता है 65। हमें चाहिए दूसरा साझेदार को कितने मिलेंगे। दूसरे की वैल्यू कितनी है? 7। तो एक है 500, तो 7 कितना होगा? 3500। ये हो गया आपका आंसर इसका। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संयोग किरण और किशोर ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000 और 72,000 रुपये लगाकर खोली। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तीनों की वैल्यूज़ क्या दी है। यहाँ पर एक संयोग है ना, तो ये संयोग हो गया। एक है किरण और एक है किशोर। ठीक है, तो संयोग जो है उसने 27,000 रुपये लगाए, इसने लगाए 81,000 रुपये और किशोर ने 72,000 रुपये लगाए। और 1 साल के बाद लाभ तीनों में बांट दिया गया। यदि किरण का लाभ 36,000 है तो कुल लाभ कितना है? तो सिंपल है, देखो ये जो पैसा है उन्होंने 1 साल तक लगाया। 1 साल मतलब 12 महीने तक लगाया इन्होंने। ठीक है, तीनों ने लगाया ना 12 महीने तक, तो ये तो वापस कट गया। जब भी ऐसा आ जाए तो 12 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि क्वेश्चंस इस तरीके से आता है कि इसने 3 महीने तक लगाया, फिर उसके 2 महीने बाद भी आ गया, तो वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। इसलिए मैं शुरू से आपको ये वैल्यू पुट करना बता दूँ, ताकि बाद में जाके अगर मैं वैल्यूज़ लिख दूंगा 12, तो आप ये सोचोगे कि पिछले क्वेश्चंस में तो 12 नहीं लिखा था, इस क्वेश्चंस में कहाँ से लिखा। इसलिए ये होता है। ठीक है, लेकिन ये कट गया है आपस में। ओके, अब ये 3 जीरो से ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कट गए। 9 से सोल्व हो जाएगा। ये 9 तिया 27, 9 9 में 81 और 9 8 72। ठीक है, तो 8 और 17 और 20। ठीक है, ये टोटल कितना आ गया? 20। ये टोटल कितना लाभ हो गया? टोटल कुल लाभ
20, हमें यही निकालना है। तो पहले ये देखो कि किरण का लाभ अंश कितना है 36,000, तो किरण यहाँ पे है सेकंड वाली, ये वाली, तो 9 की वैल्यू कितनी दी है 36,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 चौक 36,000, 4,000 आएगी ना। तो 1 की वैल्यू आ गई 4,000, तो हमें चाहिए 20 की वैल्यू, तो 20 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 20 का गुणा कर दो, 20 चौक कितना हो गया 80, और ये 3 0, 1 2 3, 80,000, ये 20 की वैल्यू कितनी आ गई 80,000, ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, चलो 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2,000, 2,500, 1,000 रुपये लगाते हैं। ठीक है, और लाभ इनको 880 रुपये का होता है। तो सिंपल है, 2 0 से 2 0, ये 2 0 कट गए, 5 चौक 20, 5 से गया 5 बार और 5 से गया 2 बार, 4 और 5 9 और 2 11, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है 11 का और वो बोल रहा है 880 रुपये का है। तो 11 से कटेगा ये 8 बार, 80 आ गया ना। तो 1 की वैल्यू आ गई 80, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 80 को। तो हमें चाहिए कि इतने रुपए होने पर अंतिम भागीदार को कितने मिले, अंतिम मतलब ये लास्ट वाला, और लास्ट वाली की वैल्यू है 2, तो 2 पूछा है तो 160 हो गया इसका आंसर आपका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। किसी पूंजी के साथ ABC एक साझेदार हैं जिसमें A का अंश 10,000 रुपये है। देखो A का अंश कितना है 10,000, ये A का अंश। यदि 1,000 के कुल लाभ में से A को 500 रुपये मिले और B को 300 रुपये, देखो टोटल प्रॉफिट कितना दिया है, लाभ दे दिया है हमें, टोटल लाभ कितना दिया है 1,000 का। ठीक है, और उसमें से A को 500 रुपये मिले, तो A को मिले 500 और B को मिले 300। ठीक है, तो ये बोल रहा है तो 1,000 में से 500 इसको मिले, 300 इसको मिले, तो सीधी सी बात है कि C को 200 रुपये मिले होंगे, है ना, और C की पूंजी पूछ रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे इनका जो लाभ का अनुपात है वो हमें दे दिया है कि 500, 300 और 200 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 0 से ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो 5:3:2 ये ABC का लाभ का अनुपात आ गया है। ठीक है, और इनको तीनों को जोड़ दूंगा तो पूंजी निकल आएगी। ठीक है, 5 और 3 8 और 2 10, 10 उनकी टोटल पूंजी है और वहां पर पूंजी नहीं पता। पर यहां देखो आप कि A की कुल पूंजी दी है और A का लाभ कितना है 5, मतलब 10,000 हमारे हिसाब से इनका प्रॉफिट जो है वो 5 है। सॉरी, ये पूंजी का आया है। देखो लाभ तो था, लेकिन लाभ को जब सोल्व करने के बाद ये पूंजी बन चुका है। ठीक है, जैसे कि हम जब इनकी, देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पे, जब हम पूंजी रहती है इनकी टोटल कि इसने इतना लगाया उसने उतना लगाया, हम लाइन से रखते हैं, उसको काटने के बाद जो रेशो बनता है 2 3 4 कुछ इस तरीके से, तो उसको हम लाभ के रेशो में मानते हैं। मतलब हम पूंजी को जब सोल्व करते हैं तो जो अनुपात आता है उसे हम लाभ मानते हैं। और वही अगर केस आगे दे दे कि लाभ दे दे कि A का लाभ 500 है, B का लाभ 300 है और C का लाभ 200 है, तो इनको काटने के बाद जो रेशो आएगा 5:3:2 का, अब वो लाभ से क्या होगा, पूंजी होगा। ठीक है, ये पूंजी का अनुपात होगा। ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, और रेशो वही होता है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर 5 है A का लाभ और ये बोल रहा है कि 10,000 है, तो 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 को। ठीक है, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 2,000 को। ठीक है, तो C की पूंजी निकालना है हमें और C की पूंजी 2 दी है यहाँ पे, तो 1 अगर 2,000 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4,000 को। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया आपका आंसर इसका। ओके, किरण संयोग और किशोर एक व्यवसाय 4,700 रुपये से आरंभ किया। देखो ये एक किरण है, संयोग है और किशोर है, हो गया वो किशोर है। ठीक है, 4,700 रुपये से आरंभ किया इन्होंने टोटल पैसा, मतलब 4,700 रुपये लगाए इन्होंने। किरण ने संयोग से 500 रुपये ज़्यादा लगाए, संयोग से 500 रुपये ज़्यादा लगाए, किरण ने ज़्यादा लगाए संयोग से, और संयोग ने किशोर से 300 रुपये ज़्यादा लगाए। इसने कितने ज़्यादा लगाए, 300 रुपये ज़्यादा लगाए। ठीक है,
यदि लाभ 1410 है तो किरण का लाभ बताइए। देखो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी है। ये बता रहा है कि संयोग ने किशोर से इतने रुपए ज़्यादा लगाए और लाभ 1410 रुपये का दे दिया है हमें, ठीक है। तो मान लो अगर इसने 100 रुपये लगाए हैं तो इसने कितने लगाए हैं, उससे 300 ज़्यादा, मतलब x + 300। और इसने कितने ज़्यादा लगाए हैं, उससे 500 ज़्यादा, मतलब x + 800 लगाए हैं उसने। और x + 300 में 500 जोड़ोगे तो x + 800 ही होगा ना। और ये किरण ने लगाए हैं, ये संयोग ने लगाए हैं और ये किशोर ने। और वो बोल रहा है कि उसने टोटल इतना लगाया है, तो इनको तीनों को जोड़ दो। तो x कितना हो गया, 3x बराबर, उधर कितना है 4700, उसमें से गया 800 और 300 कितना, 1100। 4700 में से 11 गया, 1100। तो 7 में से 1 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, 3600। x की वैल्यू ये है तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1200, ठीक है। अब यहाँ पे किशोर ने कितने लगाए, तो 1200। उसने कितने लगाए, तो उससे 300 ज़्यादा, तो इसने लगाए मतलब 1500, है ना। इसने 500 ज़्यादा लगाए, इसका मतलब इसने 2000 रुपये लगाए। तो किरण का लाभांश बताइए। देखिए अब ये जो है पूंजी का अनुपात आया है, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, ये 2 0, ये 2 0, ये 2 0 कट गए। इसको आप अब सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। ये पूछ रहा है किरण का लाभांश, किरण मतलब 20 की वैल्यू पूछी है यहाँ पे। और यहाँ पर टोटल लाभ कितना है, देखिए 20 और 15 35, 35 और 2 37 और 10 47। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है हमारे हिसाब से 47, ठीक है। और वो बोल रहा है कि यदि लाभ 1410 रुपये है, ठीक है, ये टोटल बोल रहा है ना ये। तो एक किसकी वैल्यू होगी, तो देखिए ये कितने गुना है, इसका 3 गुना लग रहा है मुझे। 47 से 3 बार जाएगा, क्योंकि 3 से तो 21 की 1 कैरी 2, 3 चौक 12 और 13 14 2, बिल्कुल सही है 3 बार। और ये 0 लग गया पीछे, है ना। तो ये 30 बार कट जाएगा, तो एक रिप्रेजेंट करेगा 30 को। और हमें चाहिए किरण का लाभांश जो कि 20 है, तो 20 की वैल्यू निकालना है। तो 20 का गुणा 30 में करेंगे तो 600। किरण का प्रॉफिट कितना आ गया, 600 रुपये का। ये होगा इस प्रश्न का उत्तर आपका, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं अब। ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये दान करते हैं। A B से 7,000 रुपये ज़्यादा लगाता है, B इससे 5,000 रुपये ज़्यादा लगाता है, और कुल लाभ इतना है। देखो आप उस क्वेश्चंस को जो अभी हमने पिछला किया है, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। ये तो मैंने पूरा कंसेप्चुअली बताया है आपको, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ x की वैल्यू पुट करना पड़ी मुझे, और ये कितना काफ़ी लंबा हो गया ये, लेकिन कोई ज़्यादा समय नहीं लगा, नंबर छोटे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप तो नंबर काफ़ी बड़े हैं, 7,000 5,000। हालांकि ये इजी नंबर है, कई बार ये दे देगा कि यहाँ पे 7,000 की जगह बोल देगा 7,684, ऐसा नंबर कुछ, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको इनका थोड़ा सा जल्दी करने का कंसेप्चुअल मेथड बताता हूँ, जो कि शॉर्टकट होगा, ठीक है। देखो ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये दान करता है, ठीक है। ABC तीनों मिलकर के इतने रुपए दान करते हैं। इनकी टोटल पूंजी जो है वो 47,000 रुपये है, कि इन तीनों ने इतने रुपए दान किए। अब यहाँ पर 3 लोग हैं ABC। पिछले क्वेश्चंस को भी आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आप ट्राई करना उसको, मैं जो तरीका बता रहा हूँ उससे। ये बोल रहा है A B से 7,000 रुपये ज़्यादा लगाता है, तो ये A जो है वो B से 7,000 रुपये ज़्यादा लगाता है, ठीक है। और B C से 5,000 रुपये ज़्यादा लगाता है, तो ये जो B है वो C से कितने ज़्यादा लगा रहा है, 5,000 रुपये ज़्यादा। और हाँ, 1,000 को आप सभी जानते हैं K से डिफाइन करते हैं, 1000 बोलते हैं ना इसको। कहीं लिखा होता है 10K, मतलब ये होता है 10,000। 15K मतलब 15,000, ठीक है। तो मैं K लिखूँगा, अब समझ जाना। अगर मैं 5K लिखूँ मतलब 5,000, 7K लिखूँ मतलब 7,000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A का समझना, A को कितना मिल रहा है, तो देखो A को 7,000 रुपये ज़्यादा मिल रहा है B से, और 5,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं C से, किसको, B को। लेकिन अगर एक चीज़ समझेंगे आप, अगर A को C से देखें हम कि A का C से क्या रिलेशन है, तो आप देखेंगे कि A को टोटल कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं। तो देखो A को C से टोटल, एक तो ये 5,000 और एक ये 7,000, मतलब A को टोटल मिल रहे हैं 12,000 रुपये। ये 12K मिल रहे हैं, 12,000 रुपये मिल रहे हैं। किस A को कितने टोटल ज़्यादा मिल रहे हैं, तो 7 ये 5 वो 12,000। समझ में आया ये। अब यहाँ B का देखना,
इसको कितने ज़्यादा मिल रहे हैं, इसको सिर्फ 5K मिल रहा है, मतलब 5,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं किससे, सिर्फ सी से। ठीक है, तो 12 और 5 हो गया 17, 17 इस 47,000 में से घटा दो। 47,000 टोटल प्रॉफिट था, टोटल रुपए इन्होंने लगाए, उसमें से अगर आप 17,000 घटा देंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी आपको 30,000। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पर समझने का मतलब ये है कि ये जो बाकी का 30,000 हमारी वैल्यू आई है, इसका मतलब ये है कि ये तो इन्होंने तीनों ने लगाया है, इसने भी 10K लगाया है, इसने भी 10K लगाया है, इसने भी 10K। कहने का मतलब ये है कि बाकी का देखो, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था ना 5,000 और 7,000, इसको हमने अलग लिख दिया, ए को इतना मिला, बी को इतना, सी का तो कुछ है ही नहीं। और बाकी का जो पैसा था 47,000 में से जो 17 एक्स्ट्रा पार्ट था वो निकालने के बाद जो 30,000 था वो बराबर था इनका पैसा, इसका मतलब ये था। समझ में आया होगा आई थिंक आपको ये। तो बस जोड़ लो टोटल, सी को मिला है 10,000, बी को मिला है 15,000 और ए को मिला है 22,000। देखो ये डायरेक्ट रेशो आ गया, ये के से के का मतलब ये 3 जीरो है ना, 22,000 मतलब 22,000 में 3 जीरो आते हैं, तो वो 3 जीरो से ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कट गए, ये रेशो है यहाँ पे, ये डायरेक्ट रेशो आ गया आपका। पिछले सवाल में देखोगे आप तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू यहाँ पे इतना जोड़ा था, फिर x की वैल्यू को सोल्व किया, फिर x की कोई एक वैल्यू आई उसमें हमने जोड़ा, फिर ये 1200, 1500, 2000 बना, उसके बाद एक रेशो निकाला हमने जो कि जिनको जोड़ने के बाद 47 आया। लेकिन यहाँ पे आपने डायरेक्ट निकाल दिया ये। ठीक है, समझ में आ गया होगा अगर, तो आप इसको जल्दी से कर पाएंगे। अब ये बोल रहा है कि कुल लाभ 9,400 रुपये का है। यहाँ पर देखेंगे आप तो 15, 10 और 15 हो गया 25, 25 और 22 कितना होता है 47, मतलब यहाँ पर टोटल लाभ जो है वो 47 का है और वो बोल रहा है 9400 का है। ठीक है, तो ये किससे कितनी बार कटेगा, 2 बार, मतलब 200 हो जाएगा। तो एक रिप्रेजेंट करेगा 200 को, तो हमें चाहिए बी का हिस्सा, और बी का हिस्सा कितना आया है 15। ठीक है, तो 15 की वैल्यू निकालना है हमें, तो 15 दूना 30, मतलब 3,000 हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, हाँ ये जो पिछला क्वेश्चन था हमारा 500-800 रुपये ज़्यादा का, इसको आप करना है, आपको करना है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ए और सी की पूंजी का अनुपात है 2:1। देखो ए सी का अनुपात कितना है, 2:1। ए और बी की पूंजी का अनुपात है 3:2। देखो यहाँ ए अनुपात बी का जो रेशो है वो 3:2 में है। यहाँ पर ए कॉमन है, देखो यहाँ भी ए कॉमन है, यहाँ भी ए है। ठीक है, यहाँ पर ए 3 है, यहाँ पे 2 है, तो थोड़ा अलग है ये। तो सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 3 का गुणा इधर कर दूंगा और इस 2 का गुणा इधर कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, ए बराबर हो जाएगा, जैसे 3 दूना कितना हो गया 6, 3 एकम हो गया 3, ऐसे ही 2 तिया हो गया 6, 2 दूना हो गया 4। ठीक है, मतलब ए की वैल्यू आ गई 6, बी की वैल्यू आ गई 4। मैं क्लियर लिखूँ यहाँ पे, तो ए बी सी का रेशो आया है 6, 4, 3 का। देख लो ए बी सी है ना। अब ये बोल रहा है यदि इनको टोटल इतने रुपए मिले, यहाँ पर कितने मिल रहे हैं 6, 4, 10, 3, 13, हमारे हिसाब से टोटल पैसा है 13 रुपया, वो बोल रहा है 15,73,000 है। ठीक है, तो बी को कितना मिलेगा, मतलब हमें 4 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 13 इसकी वैल्यू है, तो 1 किसकी वैल्यू होगी, तो देखो 13 से सोल्व करो, 13 एकम 13, 14, 15, 2 बचा ना, 13 दूना 26, 13 एकम 13, 121,000 आ गया। और हमें चाहिए 4 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू इतनी है, तो 4 की वैल्यू बस 4 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 00 तो है, 4 एकम 4 और 12 चौक हो गया 48, मतलब 48,400 हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, ए और बी ने संयुक्त कंपनी शुरू की, ए का निवेश बी का 3 गुना था। देखो यहां पर अब समझना, ए और बी ने एक कंपनी शुरू की, ए का निवेश बी का 3 गुना था। मान लो बी ने 1 रुपया लगाया, तो इसने उसका 3 गुना मतलब 3 रुपया लगाया। ठीक है, उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दुगनी थी। ए और बी ने संयुक्त कंपनी शुरू की और ए का निवेश बी का 3 गुना था और उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दुगनी थी। मान लो बी ने 1 वर्ष के लिए लगाया, तो इसने दुगनी अवधि के लिए लगाया, मतलब 2 साल के लिए लगाया। समझ में आया होगा ये आपको। ठीक है, तो ए का यहाँ पे 3 दूना कितना आ गया 6 और ये कितना आ गया बी का 1। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर बी को
लाभ के तौर पर 4,000 मिले तो उनका लाभ कितना है, मतलब बी की प्रॉफिट दिया है, मतलब बी की मतलब 1 की वैल्यू दी है, तो 1 की वैल्यू दी है 4,000 रुपये, तो उनका कुल लाभ कितना है, मतलब तो टोटल 6 और एक 7 की वैल्यू पूछी है, तो 7 चौक कितना हो गया 28,000। ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, एक व्यापार में एबीसी दोनों साझेदारों को 95,000 का कुल लाभ होता है। ए कुल पूंजी का आधे समय के लिए लगाता है, बी कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए लगाता है और तीसरा हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए निवेश किया। बी का हिस्सा कितना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ए ने कुल पूंजी का आधे समय के लिए निवेश किया, मतलब कुल पूंजी का आधे समय के लिए निवेश किया, है ना। और बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई समय के लिए निवेश किया और बाकी का जो भी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो बटे के नंबर देखना है। यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 3। 2 और 3 का एलसीएम आपको वो नंबर मानना है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। तो मैंने मान लिया कि इस सवाल में टोटल कुल पूंजी कितनी है 6 और समय टोटल कितना है, समय कितना है टोटल, वो भी 6। ठीक है, आप ऐसे सिंपली इसको कर पाएंगे इसको सोल्व, वरना 6 का कोई भी मल्टीपल 60 है, 600 है, 36 है, कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो मैंने मान लिया कुल पूंजी है 6 और कुल समय है 6। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ए ने कुल पूंजी का आधा, तो 6 का आधा मतलब 3 आधे समय के लिए, तो आधा समय भी हो गया 6 का 3। ठीक है, आधे समय के लिए लगाया। बी ने कुल पूंजी का एक तिहाई, तो इस पूंजी का एक तिहाई कितना होता है 6 का एक तिहाई 2, मतलब बी ने 2 भाग लगाया। और एक तिहाई समय के लिए, तो समय भी मैंने 6 माना है, तो समय का एक तिहाई कितना हो गया, वो भी 2, इतने के लिए लगाया। ठीक है, तो ये है हमारी आगे वाली पूंजी और ये है समय, ये है पूंजी, ये है समय। और ये बोल रहा है कि तीसरे हिस्सेदार ने अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगाया। पूरे समय के लिए मतलब टोटल समय हमने 6 माना है, तो समय के लिए टोटल 6 समय के लिए लगाया, तो पूरा अपना हिस्सा पूरे समय के लिए लगा। अब हिस्सा बचा कितना, देखो टोटल हिस्सा मैंने माना पूंजी का 6, उसमें से 3 ऑलरेडी ए लगा चुका है, 2 लगा चुका, बी जो है वो 2 लगा चुका है, तो 3 और 2 5 लगा चुके हैं, तो बचा कितना सिर्फ 1। समझ में आया होगा ना ये। ठीक है, तो बस 3 तिया कितना हो गया 9, 2 दूना कितना हो गया 4, 6 कम हो गया 6, बस ये रेशो बन गया है आपका। अब इसको आप सोल्व कर लें। यहाँ पर टोटल पूंजी कितनी है 6 और 4 10 और 9 19, यहाँ पर टोटल पूंजी 19, वो बोल रहा है 95,000 है। जरूरी नहीं है आप 6 मानो, आप 600 मान के कर लो, आप 36 मान के कर लो, कोई भी जो इनका एलसीएम हो और एलसीएम का कोई भी मल्टीपल। ठीक है, लेकिन एलसीएम लेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपका। ठीक है, एलसीएम से जल्दी हो जाएगा। देखो छोटे छोटे नंबर थे, आप 36 लोगे 18 17 25 में कहीं उलझ जाओगे। ठीक है, तो 19 पंजे 95 होता है, तो 5,000 हो गया। ये एक की वैल्यू हो गई 5,000। बी का लाभ में कितना हिस्सा है, बी की वैल्यू कितनी है 4। एक अगर 5,000 है तो 4 कितना होगा 5 चौक 20,000। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर इसका। एबीसी एक चारागाह किराए पर लेते हैं। ए उस पर 7 महीने तक 10 बैल चराता है। देखो ए बी सी, ए जो है 7 माह तक 10 बैल चराता है, बी 5 महीने तक 12 बैल चराता है और सी 3 महीने तक 15 बैल चराता है। तो किराया इतना है टोटल उसका, तो सी अपने हिस्से का कितना किराया देगा, सी का हिस्सा पूछा है, सिंपल है। देखो कहीं कट रहा हो तो काट दो आप, देखो 12 7 नहीं कट रहा है, तो ये हो गया 70, ये हो गया 60 और ये हो गया 45, कट जाएगा, सॉरी देखो कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा ना। पहले सिंप्लीफाई करा करो इसको, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। 5 दूना 10, 5 और 5 दिया 15, तो 7 अभी भी कट रहा है क्या, नहीं अब नहीं कट रहा, तो 7 दूना हो गया 14, ये हो गया 12 और ये हो गया 9। ठीक है, इनको आपको जोड़ लेना है, तो टोटल रेशो आ जाएगा आपका 12 और 9 21, 21 और 14 कितना हो गया 5 और 3 35, मतलब यहाँ पर टोटल किराया कितना है 35,
तो हमारे हिसाब से टोटल किराया है 35 रुपया, वो बोल रहा है 175 रुपया है। तो 35 से ये कितनी बार में कट जाएगा, तो देखिए 35 दूना 70 और 35 चौके 140, है ना, 35 चौके 140, तो 35 पंजे 175 होता ही होगा। ठीक है, मुझे इतनी टेबल नहीं पता है लेकिन इतना है कि हाँ यही होगा। ठीक है, 35 पंजे 175 बिल्कुल यही होता है। ठीक है, तो सी का अपने हिस्से में कितना किराया देना होगा, तो सी की वैल्यू कितनी है 9। एक अगर 5 के बराबर है तो 9 किसके बराबर होगा, 45 के। ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, एक्स और वाई एक व्यापार में साझेदार हैं। एक्स पूंजी का 1/3 9 माह के लिए और वाई भाग का 2/5 प्राप्त करता है, तो वाई का धन व्यापार में कितने महीने लगा था। देखो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा समझने वाला है। एक्स और वाई ये दो व्यक्ति हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्स ने क्या करा, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाया। तो पूंजी कितनी है आपको नहीं पता है, तो मान लो कोई एक्स पूंजी है, एक्स तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो मान लो कोई ए पूंजी है, उसका उसने 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाया। कोई पूंजी एक ए थी, उसका 1/3 भाग 9 महीने के लिए लगाया। ठीक है, और ये बोल रहा है कि अब सोचो एक चीज़ कि बाकी बी ने इस वाई ने कितना लगाया होगा। इसने जब 1/3 भाग लगा दिया, 1/3 का मतलब जानते हो आप, अगर ए ने 1/3 भाग लगा दिया तो बी के लिए कितना बचा। अब अगर 2 लोग हैं तो ये चीज़ समझना कि 1/3 लगा दिया, इसका मतलब ये जो 3 था ना वो कुल था, और उसमें से एक भाग जो है वो ए ने लगा दिया। तो टोटल भाग 3 है और उसमें से अगर 1 लगा दिया ए ने तो बचा कितना 2, जो कि बी का होगा। ठीक है, तो बी के लिए कितना बचा 2/3, है ना। और उसने कितने राशि, टोटल राशि तो वही ए ही है ना, तो ए का 2/3 बचा। अब ए का 1/3 उसने लगा दिया तो ए का 2/3 इसने लगाया होगा। ठीक है, और अब इसने 9 माह के लिए लगाया। ठीक है, तो इसने कितने महीने के लिए लगाया, हमें ये वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो मान लो इसने टी टाइम निकालना है ना, तो टी साल के लिए लगाया, टी महीने के लिए लगाया। ठीक है, और इसके बाद इनका जो प्रॉफिट है वो कितना है, तो देखिए वाई भाग का 2/5 भाग प्राप्त करता है। देखो वाई को 2/5 का लाभ होता है, मतलब 5 भाग क्या है, कुल है, और कुल में से 2 भाग किसको मिलते हैं, वाई को। तो देखो 5 में से यहाँ ऊपर एक्स है ना, नीचे वाई है, तो वाई को मिला अगर टोटल 2 भाग 5 में से, तो एक्स को कितना मिला होगा 3। समझ में आया होगा, आई थिंक ये आपको कंसेप्ट है। ठीक है, ए से ए कट गया, 3 तिया 9, 3 से 3 कट गया। ठीक है, और 3 से ये 3 कट गया। अब यहाँ देखो ये वैल्यूज़ इसके बराबर है। ठीक है, तो टाइम ये तो है, उधर 2 भी है, इनटू 3 ऊपर चला जाएगा और ये 2 जो है वो नीचे चला आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो टाइम कितना आ गया 3। समझ में आया होगा आपको ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब ये जो वाई ने धन जो है वो कितने महीने लगाया, तो मुझे नहीं पता था वाई ने कितने महीने के लिए लगाया, तो मैंने मान लिया था कि वाई ने टी समय के लिए लगाया था, और टी समय की वैल्यू कितनी आ गई 3, मतलब 3 मंथ के लिए उसने अपना जो धन था वो लगाया होगा। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, इस तरह के सवाल को बुक के मेथड से कभी मत करना, इस तरह का कॉन्सेप्ट समझ जाएं। और ये जो चैप्टर है ना, अभी तो और बचे हैं, खैर इसके क्वेश्चन 8 क्वेश्चन और बचे हैं, लेकिन अगर इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझना है ना, तो आप सबसे पहले YouTube में सर्च करिए पार्टनरशिप, ठीक है, लिख देना, बाय परफेक्शन एकेडमी। जब आप ये सर्च करेंगे परफेक्शन एकेडमी के द्वारा पार्टनरशिप, तो मैंने कुछ वीडियोस के कुछ क्वेश्चंस पहले करवाए थे, हालांकि 1 साल पहले करवाए थे, लेकिन वो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इससे 4 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 4-5 गुना ज़्यादा लेवल है, तो वो क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगे वहाँ पे, और वहाँ से आपका कंसेप्ट समझ क्लियर हो जाएगा, तो ये वीडियोस आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं लगेगी। और हाँ, उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। 100% उससे आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चंस हो साझेदारी का, वो आप कर पाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
ये बोल रहा है ABC ने 3:4:5 में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। देखिए ABC ने, मतलब देखिए ABC ने 3:4:5 में धन लगाया है ये, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको 3:4:5 रहने दें, या फिर आप चाहें तो इसको 30, 40, 50 मान ले, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में 30, 40, 50 मान ले, या 300, 400, 500 मान ले। तो 30, 40, 50 मैंने ये धन मान लिया। अब ये बोल रहा है 6 महीने बाद C ने अपने द्वारा लगाया गया धन का आधा भाग निकाल लिया। तो 6 महीने तक इसने ये धन लगाया 50, C ने सिर्फ, है ना। C ने 6 महीने तक 50 रुपये लगाए, उसके बाद प्लस, जब भी धन निकाले या जोड़े, मतलब उसमें डाले धन या फिर धन उसमें से निकाले, तो प्लस लगाना है हमें, ठीक है, माइनस नहीं लगाना है, चाहे वो धन निकाल ले। तो आधा धन निकाल लिया, ठीक है। तो आधा धन निकाल लिया मतलब 50 में से आधा निकाल लिया, तो बचा कितना, 25, और उसको लगने दिया कितने, वर्ष के अंत तक, मतलब 1 साल तक। तो 6 महीने तक पहले धन लग चुका था, अब कितना समय और बचा, 6 महीने का, ठीक है। यदि A द्वारा लगाई गई धन की राशि 27,000 रुपये थी, तो वर्ष के अंत में मुनाफा इतना है। तो चलो उसको तो छोड़ो, वर्ष के अंत में मुनाफा इतना है। तो मान लो इसने कितने महीने के लिए लगाए, 12, इसने भी 12 महीने के लिए धन लगाया, ठीक है। तो बस पहले इसको सोल्व कर लो। ये है 30 गुना 12, ये है 40 गुना 12, और इसको कर सकते हैं 5 छंग 30, ये 300, और 25 छंग हो गया 150, मतलब ये हो गया 450, 450 हो गया ना ये। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि 45 गुना 10 लिख सकते हो इसको आप, 450 को 45 गुना 10, ठीक है। तो देखो अब ये 0 से 0 और ये 0 कट गया। अब आप इसको 3 से काट दो, ठीक है। तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 चौक 12, ठीक है। अब और किससे कट रहा है ये, 4, 3, 12 नहीं कट रहा है, ठीक है। ये 12 से ये 16, और ये कितना आ गया 15, 12, 16, 15, ये हमारा एक नया रेशो यहाँ पर प्राप्त हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है वर्ष के अंत में इतना मुनाफा हुआ, और यहाँ पर टोटल A के द्वारा 27,000 रुपये लगाए गए हैं, ओके। तो ठीक है, A ने 27,000 रुपये लगाए हैं, तो हमें A और C के हिस्से के बीच का अंतर फाइंड आउट करना है। तो पहले 12 जो है A का हिस्सा है यहाँ पे, और वो उसकी वैल्यू कितनी दी है, 27,000, ठीक है। तो 12 की वैल्यू दी है 27,000, तो आप हर एक की वैल्यू निकाल लीजिए सबसे पहले। तो 12 की वैल्यू अगर 27,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 27 गुना 1000, 27,000 को मैंने ऐसे लिख दिया बटे 12, ठीक है। तो 3 से काट दो इसको, तो 3 नम 27, 3 चौक 12, और 4 से इसको काट दो, तो 250 बार कटता है ना ये, 25 चौक ये 100, और ये पीछे लग गया 0, ठीक है। तो 250 का गुणा कर दो 9 में, तो कितना आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, देखो 0, 9 पंजे 45 की 5, 4 बचा, 9 दूना 18 और 4 22, मतलब 1 की वैल्यू आ गई है 2250। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 की, 12 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 1 की वैल्यू इतनी है, तो 12 की वैल्यू वापस वो 27,000 आ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि एक वैल्यूज़ हैं इतनी, तो हमें सब में मल्टीप्लाई कर देना है इसका, सारी वैल्यूज़ आ जाएगी यहाँ पे। लेकिन हमें क्या करना है कि सिर्फ सिंपल सा दिया है कि यहाँ पर हमारे हिसाब से आप चाहें तो इसको कैलकुलेट कर भी सकते हैं, या आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब इसको आप किस तरीके से ले सकते हैं कि A की राशि 27,000, चलो छोड़ो, एक काम करो, इसको आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है इतना, हमने काफ़ी समय बर्बाद कर दिया इसमें। देखिए 12, 16, 15 तो ऑलरेडी दिया है, और ये क्या दिया है आपको पता है, ये राशियाँ जितनी पूंजी होती है ना, इनकी पूंजी के कटने के बाद आने वाला अनुपात है ये, मतलब जब पूंजियों को सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, लाभ का अनुपात, ठीक है। ये लाभ का अनुपात दिया है टोटल, और ये बोल रहा है कि लाभ दिया है टोटल, मतलब मुनाफा इतने का है ना। तो हमें चाहिए, देखो टोटल हमारे हिसाब से लाभ कितना है, इतना, तो 15 दूना 30 और 1 31, 31 और 2 कितने हो गए, 33, 33 10 43, मतलब इन तीनों को जब जोड़ा तो 43 आया टोटल मुनाफा, और वो बोल रहा है कि 86 है। तो
43 जो है वो 86,000 की वैल्यू हो गई, तो एक किसकी वैल्यू होगी 2,000 की, क्योंकि 43 का डबल है ना ये 86, एक 2,000 की। तो ये पूछ रहा है ए और सी के हिस्से के बीच में अंतर क्या है। ए और सी के बीच में अंतर मतलब 12 और 15 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का। तो 3 की वैल्यू पूछी है, तो 3 दूना कितना होता है 6,000। ठीक है, ये 6,000 हो गया आपका आंसर। वहाँ पर ए की वैल्यूज़ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि ए की वैल्यूज़ निकाल लेंगे फिर से वही इक्वेशन बनेगी 12, 16, 15 की, तो क्या मतलब है उसको सोल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए ए एक व्यवसाय में 3500 रुपये में आरंभ करता है। देखो ए ने कोई बिजनेस है जो 3500 रुपये में शुरू किया और 5 महीने के बाद बी उसका पार्टनर बन गया। तो देखो बी उसका पार्टनर बन गया 5 महीने के बाद, और 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच, तो 1 वर्ष के बाद दोनों के बीच 2:3 में लाभ को बांट दिया गया। ठीक है, तो बी का पूंजी निवेश बताना है, ये बी की वैल्यू हमें बताना है। तो यहाँ समझना ए ने 3500 रुपये लगाए और 5 महीने के बाद बी उसका पार्टनर बन गया, साझेदार बन गया। तो बी जो है वो 5 महीने लेट आया और 1 साल का टोटल समय था, तो वो 5 महीने के बाद आया। मतलब बी ने जितनी भी पूंजी लगाई वो सिर्फ 1 साल में से 5 महीने कम लगाई, मतलब सिर्फ 7 महीने तक लगाई। मतलब देखो यहाँ से ए ने शुरू किया काम और 5 महीने हो गए तब तक बी नहीं आया, और 5 महीने के बाद यहाँ पे जाके कौन आ गया, बी आ गया। अब यहाँ पे बी आया है और ये पूरा 1 साल का समय था, ये 7 महीने का समय बचा और है ना, यहाँ पे आ गया बी। तो बी ने अब पूंजी यहाँ पे लगाई अपनी, तो बी ने पूंजी लगाई तो बी ने सिर्फ 7 महीने के लिए लगाई ना, क्योंकि ए ने तो सिर्फ ए ने कितनी लगाई, तो देखो ए ने 5 महीने इधर लगाई और 7 महीने इधर, मतलब ए ने तो टोटल 12 महीने के लिए लगाई। ठीक है, और बी ने कितनी पूंजी लगाई तो नहीं पता, वही निकालना है। तो मान लो एक पूंजी लगाई जो कि 7 महीने की थी। ठीक है, तो बस सोल्व कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है। 7 से कट जाएगा ये 7 पंजे 35, 500, 2 से कट जाएगा ये 6 बार, तो 6 पंजे कितना हो गया 30, 6 पंजे 30, मतलब ये 3,000, और 3,000 का गुना करोगे 3 में तो 3 तिया 9,000 रुपये। ठीक है, तो ए ने कितनी पूंजी लगाई, सॉरी बी ने तो 9,000 रुपये। ए बी सी एक साझेदार एक साझे में सम्मिलित हुए, उनकी पूंजी जो है वो 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में है। ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, अभी अनुपात समानुपात पढ़ाया मैंने पिछला चैप्टर, उसमें कि जब भी रेशो में दिया हो तो नीचे वाली संख्या को हटाएंगे। 3, 4, 5, 3, 4 और 5 इनका एलसीएम कितना होता है 60। तो आपको क्या करना है, ऊपर 60 का मल्टीप्लाई कर देना है। ये कटेगा 12 बार, ये कटेगा 15 बार और ये कटेगा 20 बार। 20 तिया 60, 15 चौक 60, 12 पंजे 60। ये राशि आ गई इनकी, ये इतना पूंजी लगाएगा, ये इतनी, ये इतनी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है, और इन्होंने ये जो पूंजी है वो पूरे वर्ष के लिए लगाई है। ठीक है, वर्ष के लिए कुछ दिया नहीं है इसमें, क्वेश्चन शायद मैंने आधा टाइप तो नहीं किया है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे आधा एक क्वेश्चन ही इस तरीके से दिया है। ठीक है, खैर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको मैं करा देता हूँ फिर भी। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो ए ने अपनी पूंजी जो है वो 1 साल के लिए, जब साल नहीं देना तो आपको वो वर्ष ही समझना है। तो यहाँ पे देखो ए ने 20 रुपये लगाए हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है ए ने 4 महीने के अंत में, तो देखो उसने 20 रुपये लगाए और 4 महीने के अंत में, तो 20 रुपये 4 महीने तक लगाए उसने, और उसके बाद क्या कि अपनी पूंजी का आधा वापस ले लिया। मतलब 20 लगाए थे उसने तो 10 वापस ले लिया, तो बचा कितना 10, जो कि कितने महीने तक लगा अब, और आगे 8 महीने तक, क्योंकि 8 और 4 हो गया ना 12, ये 1 साल के लिए लगा। और ऐसे ही 15 जो है दूसरे वाली की राशि, वो तो टोटल पूरे 12 महीने के लिए लगी, और तीसरी वाली जो राशि है ये 12, वो भी पूरे 12 महीने के लिए लगी। ठीक है, तो 20 चौक हो गया 80 और 10 8 हो गया 80, 80 और 80 कितना हो गया 160। तो 160 को मैं लिख सकता हूँ 16 गुना 10, ये है 15 गुना 12 और ये है 12 गुना 12। सोल्व करेंगे तो 2 8 16, 2 छंग 12, 2 छंग 12। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो देखिए किससे सोल्व कर सकते हैं हम इसको, 3 4, हाँ 2 से ही कर लो। 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6।
तो अब और किससे सोल्व हो रहा है क्या? ये 12 और 3 है, 3 से सोल्व हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो बस ये हो गया 40, ये हो गया 45 और ये हो गया 36। कुल लाभ है 847 रुपये का। ठीक है, कुल लाभ कितने का है? 847 रुपये का। तो 40 45, देखो 40 और 45 कितना हो गया? 85, 85 और 36 कितना हो गया? 121। ठीक है, 121 रुपये का लाभ हुआ। हमारे हिसाब से 121 रुपये का लाभ हुआ है और वो बोल रहा है कि 874 रुपये का लाभ हुआ है। तो यहाँ देखो, एक में कितने का गुणा करूँ कि 7 आ जाए? तो 7 का ही करना पड़ेगा। और 12 सती 84 होता है, मतलब ये 7 बार कटेगा इससे। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ये पूछ रहा है ए का अंश बताओ, और ए का अंश कितना है यहाँ पे? 40। तो 40 की वैल्यू चाहिए। तो 40 सती कितना हो जाएगा? 280। ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। कुल धन का 3/8 भाग मिला एक व्यक्ति को। उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों के भागों का अंतर 36 रुपये हो तो कुल धन ज्ञात करो। देखो, ये क्वेश्चंस बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस है और मैं इसके दो तरीके बताऊंगा आपको। पहला, इसका लॉन्ग मेथड, जिसको हम कंसेप्चुअल कहते हैं, पूरा कंसेप्ट से। और दूसरा इसका बताऊंगा मैं ट्रिक, इसको जल्दी से कैसे करेंगे हम, शॉर्टकट से। और मैं इसको ही प्रेफर करूंगा कि आप इसी से करिएगा। ठीक है, मैं इसको पूरा सोल्व नहीं कराऊंगा लॉन्ग को, आपको करना है खुद। मैं थोड़ा सा इसको बता दूंगा कि करना कैसे है। मान लो कुल धन x है। पहले मैं ये तरीका बता रहा हूँ, दूसरा तरीका ये भी बताऊंगा। पहले ऐसे समझो कि मान लो टोटल धन कितना है? x है। अगर कुल धन का पहले व्यक्ति को 3/8 भाग मिल गया, तो x का 3/8 मिल गया उसको, तो जो बचा कितना धन है अब? तो x में से 3/8 घटा दो, तो 8 एकम 8। x में से 3x/8 घटा दो, तो 8 एकम 8, 8 में से गया 3, मतलब 5x/8 जो भाग है, वो भाग जो है अब हमारे पास बचा है। ठीक है, और दूसरे को कितना मिला? तो 5x/8 का उसको कितना मिला? 3/8। तो ये कितना हो गया? 5 या 15/64। तो 15x/64 भाग मिला उसको, 64 है ना ये। तो 15x/64 मिला उसको, कितने में से? 3x/8 में से उसको मिला 15x/64। और इन दोनों का डिफरेंस जो दिया है वो 36 रुपये का है। इसको सोल्व करने में काफ़ी लंबा समय जाएगा और हमें कम से कम 5 मिनट लगना है। तो इस सवाल को ऐसे मत करो। अब दूसरा तरीका समझो इसका, कि एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला। जो भी कोई धन था उसका उसको 3/8 मिला। ठीक है, और उसके साझेदार को शेष धन का 3/8 मिला। अब जो भी धन आया उसमें से घटने के बाद जो बाकी का धन बचा, वो ये पहले वाले को मिला है। ठीक है, और दूसरे वाले को कितना मिला? जो बाकी का धन बचा है ना, उसका 3/8 मिला उसको। ठीक है, और दोनों को 3/8 मिला है। ओके, तो और उन दोनों का जो अंतर है वो 36 रुपये का है। ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, तो एक चीज़ समझो यार यहाँ पे, कि इसके बटे में भी 8 दिया है, इसके बटे में भी 8 दिया है। 8 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 8। लेकिन 8 मत मानिए, हमेशा उस नंबर का एलसीएम मानिए। लेकिन एलसीएम तो 8 ही होता है। तो जब एलसीएम छोटा पड़ रहा हो तो उस एलसीएम का स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, वो मान लो। तो 64 मैंने मान लिया कि 64 टोटल धन है इनके पास। ठीक है, किसी व्यक्ति के पास 64 का टोटल धन है। अब उस 64 का एक को मिला 3/8। यहाँ पे मैं 2 फैक्टर कर रहा हूँ, ये पहले वाले व्यक्ति के लिए, ये दूसरे वाले व्यक्ति के लिए। ठीक है, ये ऊपर का तो कुछ नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, यहाँ से समझना आप। माना कुल धन 64 है, एक को मिला उसका 3/8, तो कितना मिल गया? 8 8 64, 8 या 24। इसको कितना मिल गया? 24। पहले वाले को कितना मिला? 24 धन। ठीक है, तो 64 में से 24 मिल गया तो बचा कितना? 40। 64 में से 24 इस पहले वाले को मिल गया तो बचा कितना? 40 भाग। और दूसरे को मिला इसका भी 3/8। समझ में आया? तो ये कितना हुआ? 8 पंजे 40, तो 5 दिया कितना आ गया? 15। मतलब इसको मिला 15 भाग। समझ में आया होगा ना ये। और ये बोल रहा है कि इन दोनों जो जो मिला इन दोनों का धन को, इनका जो अनुपात है, इनका जो अंतर है वो 36 रुपये का है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो इन दोनों के बीच में 24 और 15, 9 का अंतर दिख रहा है आपको।
और वो बोल रहा है कि इन दोनों में 36 का अंतर है। तो हमारे हिसाब से इन दोनों के बीच में 9 का अंतर है और वो बोल रहा है कि 36 का अंतर है। तो 9 चौक 36, मतलब एक वैल्यू हो गई 4 की। और ये बोल रहा है कि कुल धन था, कुल धन कितना था, आप जानते हैं कुल धन हमने 64 माना था। तो एक हो गया 4 की वैल्यू, तो 64 हो गया 64 गुना 4 की वैल्यू। तो ये कितना हो गया, 4 चौक 16 की 6, एक बचा, 4 छंग 24 और 1 25, 256। तो 256 टोटल धन था वो। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। एबीसी एक कंपनी में हिस्सेदार है। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 लाभ मिला, तो सी को 5,000 रुपये मिले। तो ए को लाभ में कितने रुपए मिले, यहाँ पे आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखो ये कहने का मतलब ये है कि एबीसी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं और किसी एक वर्ष में ए को कितना लाभ मिला, तो ए को लाभ मिला है 1/3। ये लाभ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, पूंजी नहीं है ये। बी को कितना लाभ मिला, 1/4, और सी को पूंजी मिली, सी की पूंजी है 5,000, सॉरी सी को 5,000 रुपये का लाभ मिला है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये कहने का मतलब ये है कि तो देखो कुल लाभ कितना है 1, ये मैंने मान लिया कि कुल लाभ कितना है 1, टोटल प्रॉफिट टीपी। और टोटल प्रॉफिट में से 1/3 मिल गया ए को और 1/4 मिल गया बी को। तो अगर मैं टोटल में से ए और बी का प्रॉफिट घटा दूंगा तो सी का प्रॉफिट नहीं आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सी बराबर 1 माइनस 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3/3 चौक 12। ठीक है, सी बराबर 1 माइनस 4 प्लस 3 7/12। तो 12 एकम 12 माइनस 7, 12 में से गया 7, बचा कितना 5/12। इसका कहने का मतलब ये है कि टोटल 12 प्रॉफिट था, उसमें से 5 भाग जो है वो सी को मिल गया। तो बाकी का जो 7 भाग है वो ए और बी में 3 और 4 में बट गया। ठीक है, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसको कर लेते हैं हम आगे। देखो कुल लाभ का 5/12 भाग सी को मिला है। ठीक है, ये जो सी का प्रॉफिट है वो 5/12 है। तो टोटल प्रॉफिट का जो भी टोटल प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट उसका 5/12 भाग सी को मिला। और सी को कितना मिला, वो बोल रहा है कि 5,000 मिला। ठीक है, तो बस 5 से 5,000 कटेगा 1,000 बार, तो टोटल प्रॉफिट निकल के आएगा यहाँ पे, इस 12 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा तो 12,000, मतलब 12,000 रुपये का कुल लाभ हुआ है उनको। और उसमें से भी ए को लाभ का 1/3 मिला, तो 12,000 का 1/3 मिला उसको ए को। वही तो पूछ रहा है ए को लाभ का कितना रुपए मिला, तो 3 चौक 12, मतलब ए को मिला है 4,000 रुपया। जो बोला है वो करते गए हैं हम, आंसर आ गया आपका। ठीक है, 2 आदमी रमेश सुरेश क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपये एक व्यापार में निवेश करते हैं। देखो 2 व्यक्ति हैं, रमेश और सुरेश, रमेश और सुरेश। तो ये रमेश है, ये सुरेश है। इसने लगाए 15,000 रुपये, इसने लगाए 25,000 रुपये। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए ना, इसको भी काट दो, 5 या 15, 5 पंजे 25, 3:5 में। ठीक है, अब 3:5 में इनका टोटल क्या आ गया, अमाउंट आ गया। और ये जो अनुपात आया है 3:5 का, वो पूंजी का अनुपात भी आ गया है, मतलब लाभ का अनुपात उनका। ओके, अब ये बोल रहा है कि 1 साल के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है। 10,000 रुपये का दोनों को लाभ होता है और वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगा देते हैं। देखो जितना भी उनको लाभ हुआ है उसका वो 12% फिर से व्यापार में लगा देंगे। और दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है साल के अंत में, दोनों को 10,000 का। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हाँ 12% वापस लगा देंगे और बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये ले लेते हैं। ओके, तो यार एक चीज़ देखो, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है उन दोनों को, 10,000 रुपये का। वर्ष के अंत में दोनों को 10,000 रुपये का लाभ होता है, तो दोनों को 10,000 रुपये का लाभ हुआ। और उन्होंने क्या किया, एक लाइन दी अगली कि
कि वे अपने लाभ का 12% फिर से व्यापार में लगा देंगे। तो देखो अभी तो 3:5 में उन्होंने धन लगाया है, वो पता नहीं कितना है, और ये टोटल प्रॉफिट होगा उनको 10,000 रुपये का, और 10,000 का जो भी 12% होगा उतना पैसा वो वापस लगा देंगे मार्केट व्यापार में। ठीक है, तो 12 एकम 12 मतलब 1200 रुपये उन्होंने क्या करा कि 12% फिर से लगा दिया। तो 10,000 का 12% कितना हो गया 1200 रुपये, और 10,000 में से इन्होंने 1200 रुपये क्या किया वापस लगा दिया। समझ में आ रहा है ना, वापस लगा दिया उन्होंने उसमें। ओके, तो इनका टोटल लाभ कितना था, ये तो उन्होंने वापस लगा दिया उसमें, तो इनके बावजूद उनका टोटल लाभ कितना था। तो देखिए 10,000 में से 1200 रुपये तो उन्होंने व्यापार में फिर से लगाया, तो बचा कितना 8,800 रुपये, ये उनका बचा हुआ लाभ है जो कि इन दोनों को इस पूंजी के अनुपात में बांट रहा होगा। और बाकी का जो लाभ था 1200 रुपये का, ये तो उन्होंने वापस पूंजी उसमें लगा दिया। ठीक है, मतलब ये जो 8,800 रुपये है वो 3:5 में बांटा गया है, और बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो वापस इसके अनुपात में लगा दिया गया है। मतलब ये जो शेष पार्ट है ये इस रेशो में बांटना है हमें। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि बची हुई राशि में से प्रत्येक 1,000 रुपये लेते हैं, और हर एक आदमी बची हुई राशि में से 1,000 रुपये लेते हैं। तो मान लो अगर इसमें से 1,000 रुपये ए भी ले लेता है और 1,000 रुपये बी भी ले लेता है, तो सिर्फ 2,000 रुपये इसमें से तो कम हो जाएंगे। ठीक है, ये जो बची हुई राशि है ना अब इसमें से टोटल प्रॉफिट में से, और 1200 रुपये का तो उन्होंने वापस लगा दिया, और बचे कितने थे फिर 8,800, और 8,800 में से भी 1,000 रुपये वो ले लेते हैं। तो बचे कितने अब सिर्फ, तो 8 में से गया 2, तो बचा 6,800 रुपये। अब 6,800 रुपये को आपको इस रेशो में बांटना है। ठीक है, कुछ और दिया है क्या, तथा फिर बची हुई राशि में उनके मूल निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। देखो मूल निवेश का अनुपात ये है 3:5, और ये जो बाकी की बची हुई राशि है वो इस अनुपात में हमें बांटना है। अब समझ में आ गया आपको। तो बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसको भी 1,000 रुपये मिल चुके हैं, इसको भी 1,000 रुपये मिल चुके हैं। ठीक है, लेकिन हम जोड़ नहीं पाएंगे इसको। क्यों नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी रेशो में दिया है, एक ओरिजिनल वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, और 1,000 रुपये दोनों को मिले ना, ये तो वो 1,000 है ये। लेकिन अब हम इसको बांट देते हैं। तो देखो 6,800 रुपये का टोटल लाभ हुआ हमें, और टोटल लाभ यहाँ पे कितने का है 8 का। ठीक है, तो हमें किसका हिस्सा चाहिए, रमेश का हिस्सा। तो रमेश का हिस्सा कितना है यहाँ पे 3, हमें 3 की वैल्यू निकालना है। तो बस इसको थोड़ा सा हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसको आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 68, और 6800 को लिख सकते हैं 68 गुना 100। ठीक है, और आप इसको लिख सकते हैं 8 को 4 गुना 2। ठीक है, समझ में अच्छे से आएगा, देखना 4 से 100 कटेगा 25 बार, 2 से ये कटेगा 34 टाइम, तो ये हो गया 25 या 75, और 75 में 34 का मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। ठीक है, तो 75 में 34 का मल्टीप्लाई आपको कर लेना है। तो बस कर लीजिए 75 में 34 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 5 चौक 20 की 0, 2 बचा, 7 चौक 28, और ये हो गया 2 30, 5 तिया 15, 1 बचा, 7 तिया 21, और 1 हो गया 22, मतलब 2 5 5 0, 2,550। 2,550 जो है वो रमेश को मिला जब इस रेशो में बांटा हमने, है ना। तो रमेश को मिला इतना, लेकिन उसको 1,000 रुपये और मिला है। देखो ये बताया ना कि बची हुई राशि में 1,000 रुपये और ले लेते हैं ये, तो 2,550 नहीं मिला उनको, एक्चुअली उनको मिला है 3,550, क्योंकि ये 1,000 रुपये उसमें भी जोड़ना भी तो पड़ेगा। 1,000 रुपये बटे ना अलग से उसको 1,000। देखो 10,000 का टोटल लाभ हुआ, उसमें से 12% तो उन्होंने व्यापार में लगा दिया, तो बचा कितना था 8,800, और 8,800 में से प्रत्येक 1,000 रुपये रख लेते हैं अपने पास। तो 1,000 इसने रखा, 1,000 इसने रखा, मतलब 3,550 रुपये जो है वो इसका रमेश का हिस्सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक व्यक्ति 3 योजनाओं में 6 वर्ष, देखिए 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10% की दर से, 12% की दर से और 15% की दर से धन निवेश करता है। ठीक है, तो
योजना, प्रत्येक योजना अवधि पूरी होने पर उसे समान राशि है उस निवेशों का अनुपात। अच्छा, वो पूंजियों का अनुपात पूछा है, तो ठीक है, पूंजियों का अनुपात पूछा है तो कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल में मल्टीप्लाई कर लेना है किन किन का, वर्ष का दर में, तो ये पूंजियों का अनुपात निकल आएगा। ठीक है, 10 में 6 का मल्टीप्लाई होगा 60, 12 में 10 का मल्टीप्लाई होगा 120 और 12 में 15 का मल्टीप्लाई होगा 180। ठीक है, ये एक नया रेशो आया है और मान लो ये पहली पूंजी थी ए, ये दूसरी पूंजी थी बी, ये तीसरी पूंजी थी सी। यहाँ सी ए इंटू 60, देखिए इसको सोल्व कर लो, 60 एकम 60, 60 दूना 120, 60 तिया 180, मतलब 1A रेशो 2B रेशो 3C। ये रेशो आ चुका है तीन पूंजियों का, पहली पूंजी का ये पहली पूंजी 1, दूसरी पूंजी 2, तीसरी पूंजी 3 है। ठीक है, तो निवेशों का अनुपात बताना है हमें। तो देखो ये तो अनुपात नहीं है ना, क्योंकि मैंने बताया है कि जब भी रेशो में सवाल आए तो हमें ऊपर वाले नंबर को हटाना है और जब बराबर में आए तो नीचे वाली वैल्यू को। तो 1, 2 और 3 इनका एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम आएगा 6, 6 से डिवाइड कर दो तो बस 2 तिया 6, 3 दूना 6। ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे, देखिए ये बराबर है ना, सारी पूंजियाँ आपस में, रेशो नहीं है ये, सॉरी बराबर है ये। ठीक है, बराबर आएगा तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आएगी 6, बी की वैल्यू आएगी 3 और सी की वैल्यू आएगी 2। तो 6, 3, 2 ये एबीसी का रेशो आ गया, तो 6:3:2 ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 19 ही है, बिल्कुल रिपीट हुआ है बुक में ये 2 बार। ठीक है, और हाँ ये वाली जो लाइन है उसमें वो आगे लिख रखी है और ये वाली लाइन जो है वो पीछे लिख रखी है, बाकी आंसर भी वही आएगा और सॉल्यूशन भी उसका वही है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी हमने ख़त्म कर दिया है। तो हाँ, लाइक कर दो यार वीडियो को। ठीक है, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि पूरी बुक को सोल्व कराएंगे हम यहाँ पे और आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, एवरीथिंग, मैथ्स के सारे चैप्टर्स, और इसमें एक्सरसाइज ए और बी का कुछ चक्कर भी नहीं है। ठीक है, तो आपको जो वीडियोस है वो लाइन बाय लाइन पार्ट वाइज मिल रही है डेली आपको, तो आप उसमें लगातार फोकस करिए। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।